Assalamualaikum बच्चों, I'm once again back. Previously we have been discussing about chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 पे हमारी डिस्कशन चल रही थी. चैप्टर नंबर 5 का यूँ समझ लीजिए कि हमारा मेजर पोर्शन या उसका करक्स जो अहम पार्ट था वो कवर हो गया. हम लोगों ने अपनी बात कर ली है अप टिल रियल एंड अपेरेंट वेट. रियल वेट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था. रियल वेट क्या है हमने कहा था, सिंपल अर्थ की किसी बॉडी पर लगने वाली अट्रैक्शन, किसी बॉडी को अर्थ किस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है वो उसका रियल वेट है. एग्जांपल दी थी कि डस्टर को भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और मुझे भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है. आपके ख्याल में किस पर ज़्यादा फोर्स लग रही है? मुझ पे. तो क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे कि मेरा वेट यानी मेरा रियल वेट उस डस्टर से ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ मुझे उस डस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है. क्योंकि बॉडी का रियल वेट मेजर करने के लिए बॉडी को रेस्ट पे रखना पड़ता है, रोकना पड़ता है. जब बॉडी को रोक देंगे, एक जगह पर रेस्ट पे ले जाएंगे, दैट मीन्स बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. और जब रेस्ट पे जो बॉडी की टेंशन, ऊपर लगने वाली फोर्स, उठाने वाली फोर्स है, वो बॉडी के वेट के रियल वेट के इक्वल आ जाएगी. इस तरह से हम रियल वेट को मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस. अगर आप इसका तजर्बा करके देखना चाहें तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्प्रिंग बैलेंस की. इफ़ यू हैव स्प्रिंग बैलेंस और व्हेन यू विल कम टू द फिजिकल क्लास आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा करके कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई चीज़ लटकाएं, अगर आपने उसे रोक कर रखा हुआ है, स्टैटिक रखा हुआ है उसको मेजर करने के लिए, तो जो वेट की वैल्यू है वो एक ही आएगी, वो उसका रियल वेट आएगा. हाँ, अब इसे मैं झटका ऊपर की तरफ दूंगा ना तो वो जो वेट है वो नीचे की तरफ खींचेगा. कभी करके देखिएगा, ऐसे जब मैं ऊपर मूव करूँगा पॉइंटर नीचे की तरफ जाएगा. इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मुझे उस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ उठाना है, तो जो उसका असल वेट है मुझे उससे ज़्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी. मिसाल के तौर पे अगर ये मार्कर 5 न्यूटन का है, अगर तो ये रुका हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 5 न्यूटन अगर इसका वेट है तो मेरा हाथ भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है. दोनों बराबर के हैं, इसलिए ये मार्कर यहाँ पे रुका हुआ है. अगर मुझे मार्कर ऊपर की तरफ लेके जाना तो मुझे 5 न्यूटन से ज़्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी. इसी तरह अगर मार्कर 5 न्यूटन का मैं उसको नीचे लेके जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या, मैं 5 न्यूटन से कम की फोर्स लगा रहा हूँ. एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अपेरेंट वेट है क्या. अपेरेंट वेट इज़ द टेंशन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, रिक्वायर्ड टू टेक द बॉडी अपवर्ड और डाउन. किसी भी बॉडी को उठाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए, किसी भी बॉडी को नीचे लेके आने के लिए जो टेंशन रिक्वायर्ड है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अपेरेंट वेट. बात समझ में आ रही है? ऊपर लेके जाने के लिए, नीचे लेके आने के लिए जो भी टेंशन रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अपेरेंट वेट. अब हमें एक बात यहाँ से और समझ में आई कि भाई बॉडी को यहाँ तो ऊपर लेके जाया जा रहा है, यहाँ तो नीचे लेके जाया जा रहा है, तो बॉडी इसमें रेस्ट पे नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तो ये इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा. सो इस केस में आप इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे. सेकंड पॉइंट वुड बी इट इज नॉट measured in inertial frame. ये inertial frame में measure नहीं होता. It is not measured in inertial frame of reference. यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं मेजर किया जाता. दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल नॉट बी ज़ीरो. यहाँ तो उसको ऊपर लेके जाया जा रहा होगा, यहाँ तो उसे नीचे लेके आया जा रहा होगा. सो वेलोसिटी हियर विल नॉट बी ज़ीरो. ये पॉइंट समझ में आता है बच्चों? गॉट दिस पॉइंट? अच्छा, अगर इससे आगे चलें या इस पॉइंट से आगे मूव ऑन करें तो इससे हमें समझ में आ गया इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी. हमें समझ में आ गया कि ये टेंशन है. हमें समझ में आ गया कि ये इट इज़ नॉट मेजर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इनर्शियल में मेजर नहीं होगा. हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई अपेरेंट वेट के दो केसेस हैं, एक अपवर्ड मोशन का ऊपर लेके जाते हुए, एक डाउनवर्ड मोशन का. सो इन्हीं दोनों केसेस को मैं बारी बारी डिस्कस करने लगा हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अपवर्ड मोशन. अपवर्ड मोशन में अपेरेंट वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अपेरेंट वेट कैसा होगा? ज़रा गौर कीजिएगा मेरी तरफ. लेट्स से अगर हम बात करें इसी बॉडी की, इसी ब्लॉक की, हाँ ये सबको नज़र आएगा यहाँ पे. इस ब्लॉक की अगर बात करें, इस ब्लॉक पे इस वक्त दो फोर्सेस लग रही हैं. एक इसके ऊपर लग रही है
अपवर्ड फोर्स जिसे हम टेंशन की फोर्स कह रहे हैं और एक फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रही जो कि इसके वेट के इक्वल है। अब ये तो बात जाहिर है कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इसे ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है तो जो टेंशन की फोर्स है वो वेट से ज़्यादा है। यूँ समझ लीजिए कि रस्सा कशी है, एक ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है, एक नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है, तो अगर बॉडी ऊपर जा रही है इसका मतलब है ऊपर वाली फोर्स ज़रा तगड़ी है, ऐसे ही है ना। दैट मीन्स नाउ हेयर, यहाँ पे लिखते हैं बाकी, इफ द बॉडी गोज अपवर्ड, इफ बॉडी गोज अपवर्ड, अगर तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है दैट मीन्स इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मेरी जान कि T इज़ ग्रेटर देन W। T जो है, टेंशन जो है वो वेट से ज़्यादा बड़ी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये टेंशन वेट से कितनी बड़ी है, बड़ी तो है, मुझे नज़र भी आ गया क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, टेंशन इज़ ग्रेटर देन वेट। हाउ मच इट इज़ ग्रेटर देन वेट, वेट से किस कदर बड़ी है, कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैं इस डस्टर पे फोर्स लगा रहा हूँ, इनविजिबल डस्टर मेरे हाथ में, मैं इस डस्टर पे फोर्स लगा रहा हूँ 7 न्यूटन, डस्टर का वेट है 5 न्यूटन, तो भाई मैं बताओ इसके वेट से कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार कितनी फोर्स है, बड़ी आसान सी बात है यार, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ 7, इसका वेट है 5, तो मैं कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ 2, टेंशन में से बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जवाब आ गया नेट फोर्स। तो भाई उस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स that is equals to tension minus weight. So tension minus weight is equals to the net force. बात समझ में आती है। अगर बाकी ऊपर लिख रहा हूँ है, अगर इसमें वैल्यूज पुट करो यार तो क्या बनेगा, टेंशन माइनस वेट क्या होता है mg इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या बन जाएगा ma। सो अगर गौर करो तो T इज इक्वल्स टू mg प्लस ma हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये भी है, इसे लिखने का m कॉमन ले लो, ये बन जाएगा mg प्लस a। एक फार्मूला ये भी है T इज इक्वल्स टू w प्लस f। सो दोनों फार्मूलाज मैं आपके पास हाईलाइट कर देता हूँ। दोनों फार्मूलाज में से बड़ा अहम रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। सो अगर आप इस नीचे वाले फॉर्मूला को देखो, इससे पता लगता है कि जो टेंशन है, कौन सी टेंशन, व्हेन द बॉडी इज इन अपवर्ड मोशन, जब बॉडी अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ जा रही है तब जो टेंशन है दैट इज W प्लस एफ, वो वेट से ज़्यादा है, वेट से बड़ी है, वेट से ग्रेटर है। इसका मतलब है वही बात कि बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए आपको उसके वेट से ज़्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी। बात साबित हो गई कि अगर 5 न्यूटन की बॉडी ऐसे उठाना है, ऊपर लेके जाना है, तो मुझे 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 न्यूटन से ज़्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी। गॉट माई पॉइंट, बात समझ में आती है बच्चों, क्लियर है ये बात। यानी कि बॉडी विल, जुमले पे गौर करना, बॉडी विल अपीयर्स टू बी हैवी, वो बॉडी मुझे हैवी महसूस होगी। अपेरेंट वेट देखो बढ़ गया उसका, वही बॉडी जो पहले कम वेट की थी, हल्की थी, नाउ दैट बॉडी विल अपीयर्स टू बी हैवी। असल वेट उसका 5 न्यूटन था, लेकिन ऊपर लेके जाते हुए मुझे वो भारी महसूस हुई। सो याद रखो, नोट, लाल लाल नोट, मेरे पास नोट में याद रखना, अपवर्ड मोशन में बॉडी विल appear to be heavy in upward motion। क्या ख्याल है, यहाँ तक अपवर्ड मोशन तक समझ आ गई बात? बताओ भाई। अगर तो अपवर्ड मोशन तक मेरे बच्चों को बातें समझ में आ गई हैं तो ज़बरदस्त। अब इसको मिटा के फिर डाउनवर्ड मोशन पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद बात ख़त्म करेंगे आज की। अच्छा, अपेरेंट वेट पे बात कर रहे थे, अपवर्ड मोशन को डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में अब ऑब्वियसली खुद सोचिए कि लेट्स से ये जो डस्टर मेरे हाथ में, इनविजिबल डस्टर है,
ये 5 न्यूटन का, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, टेंशन कहलाती है, वो 3 न्यूटन है। अब ऊपर वाली फोर्स 3 है, नीचे वाली 5 है, तो किस डायरेक्शन में ये डस्टर जाएगा? ज़ाहिर है इट विल नॉट गो अपवर्ड, इट विल गो डाउनवर्ड। वो डस्टर नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? ऐसे सिचुएशन में डस्टर विल नॉट कम डाउनवर्ड, सॉरी डस्टर विल नॉट गो अपवर्ड, इट विल कम डाउनवर्ड, क्योंकि वेट ज़्यादा है, नीचे खींचने वाली फोर्स ज़्यादा है, ऊपर खींचने वाली फोर्स टेंशन कम है। व्हाट विल हैपन? डस्टर विल गो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? सो इन द डाउनवर्ड मोशन, उसी डस्टर के एग्जांपल, उसी ब्लॉक की एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेट्स से दिस इज द ब्लॉक। ब्लॉक पे लगने वाली 2 फोर्सेस हैं, एक अपवर्ड फोर्स है टेंशन की, एक डाउनवर्ड फोर्स है लेट्स से वेट की। सो इन दिस केस अब आप जानते हैं कि भाई नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स वेट इज नाउ ग्रेटर देन टेंशन। वेट टेंशन से बढ़ गया है, ऊपर वाली फोर्स अब कमज़ोर है, नीचे वाली फोर्स तगड़ी है। अब अगर पूछूं भाई इसकी नेट फोर्स कितनी है, अब आपसे पूछूं भाई वेट 5 न्यूटन है नीचे की तरफ, टेंशन सिर्फ 3 न्यूटन है ऊपर की तरफ, हाथ जरा नीचे निकल के ज़्यादा, वेट लेट से 5 न्यूटन है नीचे की तरफ, टेंशन सिर्फ 3 है, तो बताओ भाई वेट टेंशन से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है? आप कैसे बताओगे? 5 में से 3 को माइनस करके 2, यानी वेट में से टेंशन को माइनस करोगे, वेट बढ़ा अब। सो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट माइनस टेंशन, यानी कि नेट फोर्स बोले तो F दैट इज इक्वल्स टू W माइनस टी। अगर आप T को इस तरफ ले, क्योंकि हमने टेंशन फाइंड करनी है, मैंने बताया था अपेरेंट वेट असल में टेंशन का नाम है, तो भाई T एक तरफ रहने दो, T इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, F उधर चला जाएगा, T इज इक्वल्स टू W माइनस F। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को भी डब्बे में बंद कर लेते हैं, इस फार्मूले से कुछ चीज़ें मज़ीद निकलनी, उसे भी डब्बे में बंद कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात, T इज़ इक्वल्स टू W इज़ mg माइनस ma, T इज़ इक्वल्स टू m कॉमन ले लो, g माइनस a। एक तो इस फार्मूले को भी डब्बे में बंद कर लो, तो ये दूसरा फार्मूला आ गया। ये पहला फार्मूला, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि जो अपेरेंट वेट यानी जो टेंशन है दैट इज़ W माइनस एफ, वो W से छोटी होगी। यानी याद रखिएगा, नोट, लाल लाल नोट, नोट पहले आपने कहा था अपवर्ड उठाते हुए बॉडी अपीयर्स टू बी हैवी, इसमें आप कह रहे हो बॉडी अपीयर्स टू बी लाइट, क्योंकि भाई टेंशन जो है वेट से कम हो गई इन डाउनवर्ड मोशन। नीचे लेके जाते हुए बॉडी असल वेट से हल्की महसूस होती है, क्योंकि उसकी जो टेंशन है वो वेट से कम हो जाती है। हेयर यू कैन इवन सी हेयर। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन तो मैं बता दिया, रियल वेट भी तो मैं बता दिया। अब इनसे रिलेटेड सवाल करूँगा, तुमने बस ये फार्मूलाज भी अपने जहन में रखने और सवालों के लिए तैयार हो जाओ। सवाल आने लगे। पहला सवाल, पहला फार्मूला मैंने जो अपवर्ड मोशन में बताया था वो क्या था? एम जी प्लस ए। डाउनवर्ड मोशन में फार्मूला मैंने क्या बता दिया? एम जी माइनस ए। सो एक में एम जी प्लस ए था, एक में एम जी माइनस ए। फार्मूलाज में तुम्हें बता दिए, बस सवाल के लिए हो जाओ अब तैयार। सवाल आने लगा। सवाल है, अ बॉडी मूव अपवर्ड विद acceleration equal to g, its apparent weight is। देखो यार, मैंने तुम्हारा बेसिक आईक्यू तो डेवलप करवा दिया, बेस तो डेवलप करवा दी। अब तुमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट उस वक्त तक किसी काम को नहीं जब तक कि तुम उसे अप्लाई करने के काबिल नहीं होते। सो कैसे अप्लाई करोगे इसको? ज़रा अप्लाई करो मेरे सामने। ट्राई टू अप्लाई, ट्राई टू यूज़ द फार्मूला। फार्मूला को ज़रा इस्तेमाल करो।
क्या करोगे यहाँ पे, देखो a body moves upward with acceleration equals to g, its apparent weight is। अब एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड मोशन में जा रही है विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g, इसका अपेरेंट वेट क्या होगा। तुमने यहाँ पे करना क्या है, तुमने यहाँ पे सिंपली अपेरेंट वेट अपवर्ड मोशन का फॉर्मूला लगाना है। अपेरेंट वेट बोले तो टेंशन, टेंशन इज इक्वल्स टू, बताया था फॉर्मूला m a प्लस g। सो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है। तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू m, a की जगह पे g पुट करोगे, ये g एज इट इज़ आ जाएगा। सो इट विल बिकम m इंटू 2g और t इज इक्वल्स टू 2mg। इसको यूं भी लिखा जा सकता है t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द प्रीवियस वेट। सो आप ये कहोगे, ये डेरिवेशन करने के बाद कहोगे, MCQ भी शॉर्ट क्वेश्चन भी दोनों में आप कहोगे इट्स वेट, इट्स apparent weight will be 2 times the real weight। उसका जो apparent weight है वो उसके real weight के 2 गुना, 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आती है, सिंपल सी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या ख्याल है, पॉइंट समझ में आता है बच्चों, क्लियर है ये बात। अब मैं इसको लिख लो ज़रा, अगर मैं सवाल इसी तरह का बदल दूं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट इंटेंसिटी का क्वेश्चन पूछ लूँ, तो फिर तुम क्या जवाब दोगे, वहाँ पे कैसे फंसते हो कि नहीं तरह देखता हूँ। वहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं करवाना, उसका जवाब मैं तुमसे पूछने लगना, उसका जवाब मुझे तुम लोगों ने देना। इफ़ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड नहीं है, अब बॉडी मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी भी नहीं है। So, सवाल है, इफ अ बॉडी मूव डाउनवर्ड विद कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया, विद ने तो डाउनवर्ड के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी ख़त्म कर दी थी। सो इफ अ बॉडी मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g/2, इट्स अपेरेंट वेट विल बी। देखो अब बॉडी आ रही है नीचे की तरफ, will its apparent weight is, what if its or real weight is 300 न्यूटन। लो जी, मैंने सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर दिया। सवाल क्या है जी, अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव कर रही है, उसकी नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या है, g/2। असल वेट क्या है, 300 न्यूटन। तो भाई जब g/2 से नीचे आएगी तब उसकी अपेरेंट वेट, उसकी टेंशन क्या हो जाएगी, ये तुमने बताना। तो देखो भाई, हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, तुमने इसे सॉल्व कैसे करना, सेम कॉन्सेप्ट वही जो पिछला अप्लाई किया हुआ, खुद ही सोचो, खुद ही करने की कोशिश करो। देखो अभी तुमने मुझे अपेरेंट वेट का फॉर्मूला बताया नीचे जाते हुए, m a माइनस जी, यही मुझे बताया ना। g माइनस ए, आई एम सॉरी, इट वाज g माइनस ए। ऐसे ही था, g माइनस ए। तो तुम अगर इसमें इस फार्मूले में ज़रा वैल्यूज़ पुट करो, व्हाट यू विल गेट, क्या ख्याल है, क्या तुम्हारे पास आएगा। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है, द बॉडी मूव्स डाउन विद द एक्सेलरेशन a दैट इज इक्वल्स टू g/2। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ज़रा देखो। सो t यानी अपेरेंट वेट m g माइनस g/2, सॉल्व करो, ये बन गया m g माइनस g/2 क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, करने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर तुम लोगों के लिए करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा 2g माइनस जी, हुए बड़ा मुश्किल है। सो t विल बिकम m 2g माइनस जी इज इक्वल्स टू g/2, ठीक है। मल्टीप्लाई की हो जाएगा mg/2। mg क्या है, mg है रियल वेट डिवाइडेड बाय 2। तो रियल वेट मैंने बता दिया था 300 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो
अरे अरे बोले तो 150 न्यूटन. गॉट इट. So if the body moves downward with acceleration equals to g by 2 और उसका रियल वेट गिवन हो तो बॉडी का वेट हाफ हो जाएगा. मैं तुम्हें देखो साथ साथ इसके क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिए. यहाँ तक तुम्हारा 90% टॉपिक रियल और अपेरेंट वेट क्लियर हो गया. यानी तुमने इसको नोट कैसे करना है लॉन्ग के लिए. सबसे पहले तुमने रियल वेट की डेफिनेशन लिखी इस तरह मैंने बताया था. फिर उसके 2-3 पॉइंट्स बता दिए कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैयर होता है. ये मैयर तब होता है जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो. वेलोसिटी ज़ीरो बोले तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए. इसको मैयर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के साथ. फिर दूसरी बात अपेरेंट वेट असल में टेंशन का नाम है. कौन सी टेंशन, उसकी डेफिनेशन मैंने सुबह उसको तुम्हें सबसे पहले ऊपर लिखवा दी. कौन सी टेंशन, या बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए, बॉडी को नीचे लेके जाने के लिए जो टेंशन रिक्वायर्ड है उस टेंशन का नाम अपेरेंट वेट है. अब क्योंकि बॉडी ऊपर लेके जा रहे हो, बॉडी नीचे लेके जा रहे हो, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैयर नहीं होगा. इसमें बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है. अब क्योंकि बॉडी यहाँ तो ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ तो नीचे आ रही है, तो अपेरेंट वेट के केसेस भी दो हैं. अपेरेंट वेट के 2 केसेस हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड. तुम दोनों को एक्सप्लेन करोगे. अपवर्ड को पहले एक्सप्लेन किया, फिर डाउनवर्ड को एक्सप्लेन किया. अब डाउनवर्ड को एक्सप्लेन करने के बाद तुम एक आखिरी बात एक्सप्लेन करोगे. ये एमसीक्यूज तुम्हें मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखवाए हैं, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, एमसीक्यूज ऐसे और भी पूछे जा सकते हैं. तो जब ये कर लो तो एक आखिरी बात, वो आखिरी बात क्या है यार, वो आखिरी बात है हम डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे थे ना. हम डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे थे ना. तो डाउनवर्ड मोशन में यार एक है ख़ास किस्म का केस. ख़ास किस्म का केस बोले तो अ स्पेशल केस. स्पेशल केस, इस स्पेशल केस का नाम है फ्री फॉल. सो व्हाट विल हैपन इन फ्री फॉल. फ्री फॉल में क्या होगा. अब ये बात ज़रा गौर से सुनना. डाउनवर्ड मोशन है, फ्री फॉल. तुम्हें पता कि जब बॉडी को फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल यानी ये जो ग्रीन कलर का मैंने बॉल ड्रॉ किया, जब ये ग्रीन कलर का बॉल गिरना शुरू होगा, लुढ़क बिल्कुल नीचे की तरफ फ्रीली फॉल करना शुरू होगा, इस फ्री फॉलिंग बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लगेगी. इट्स एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल्स टू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो भाई इसका अपेरेंट वेट क्या होगा. हमें पता है अपेरेंट वेट T इज इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए. तो भाई फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू जी. तो भाई फिर वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, परेशान होने की क्या ज़रूरत है. T इज इक्वल्स टू m जी माइनस जी यानी कि 0. याद रखना जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपेरेंट वेट क्या होता है, 0. फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का अपेरेंट वेट 0 होता है. यानी अगर मैं नोट्स तो मैं लिखवाऊं तो बात याद रख लेना, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर वेटलेस. फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वेटलेस होती हैं. इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ. तुम एक कुएं के पास खड़े हो, उस कुएं में तुमने बाल्टी डाली पानी भर के निकालने के लिए, रस्सी के साथ बाल्टी बांधी हुई थी, बाल्टी फेंकी अंदर, बाल्टी भर गई. अब तुम बाल्टी को खींचना शुरू हुए हो. मान लो अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस पर इकट्ठे अप्लाई कर देने. अब तुमने जब बाल्टी खींचनी शुरू की ऊपर, मिसाल के तौर पे बाल्टी का जो वेट था दैट वाज 100 न्यूटन, उससे ऊपर खींच रहे हो, तो क्या 100 न्यूटन से ज़्यादा की फोर्स लगा रहे हो या कम. ऊपर खींचने के लिए अपवर्ड मोशन में लाने के लिए उसे क्या टेंशन लगा रहे हो, लेट्स से 150 न्यूटन. तो क्या तुम्हें वो भारी महसूस नहीं हो रही. असल में है 100 न्यूटन की. उसे खींच के ऊपर लाने के लिए तुम 150 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, यानी कि दैट बकेट अपीयर्स टू बी हैवी. उसका अपेरेंट वेट उसके रियल वेट से ज़्यादा है इन अपवर्ड मोशन. बात समझ में आई.
अब खींचते खींचते ऊपर लाते लाते रस्सी कच्ची थी, रस्सी 150 न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त ना कर सकी, रस्सी टूट गई। अब वो बाल्टी फ्री फॉल कर रही है ना, फ्रीली फॉल कर रही है, गिर रही है क्योंकि रस्सी तो टूट गई है। नाउ दैट बकेट इज फ्रीली फॉलिंग। क्या तुम्हें रस्सी पे कोई टेंशन महसूस होगी? क्या तुम्हें उस बाल्टी को पकड़ने के लिए कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? नहीं, बिकॉज दैट बकेट इज फ्रीली फॉलिंग इट विल अपीयर्स टू बी वेटलेस, क्योंकि टेंशन ज़ीरो हो गई। जब याद रखना, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही हो उसकी टेंशन ज़ीरो हो जाती है। जब टेंशन ज़ीरो हो जाए तो उसका अपेरेंट वेट भी ज़ीरो हो जाता है। अपेरेंट वेट ज़ीरो बोले तो बॉडी इज़ नाउ वेटलेस। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? सो इतनी बात याद रखनी है कि जब भी बॉडी फ्री फॉल करना शुरू करे, बॉडी इज अपीयर्स टू बी वेटलेस। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर टॉपिक तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे तुमने टॉपिक का अख्ताम कर देना, लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात को अपनी टॉपिक इज़ नॉट फिनिश, मैं बात को कंटिन्यू करने लगा हूँ, बात को जोड़ने लगा हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ। बड़ा मशहूर सवाल, बहुत बहुत मशहूर सवाल, अ वेरी फेमस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज वाई आरफी शीश विश विश, पता नहीं कोई नई चीज़ लिखने लगा था मैं। Why artificial satellites are weightless? भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वेटलेस क्यों होती हैं? आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, अगर आपने मूवीज़ में नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कुछ मूवीज़ हैं ज़रूर देखिए, स्पेस पे बनी हुई जो मैंने देखी, जो मेरी पसंदीदा मूवीज़ हैं। इंटरस्टेलर, यू कैन वॉच इंटरस्टेलर, वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवी ऑन स्पेस। थोड़ी टफ है, आपको समझने में थोड़ी देर लगेगी, एक दफ़ा देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए। इंटरस्टेलर देखेंगे। यहाँ फिर एक मूवी स्पेस पे बनी हुई है पैसेंजर, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, अच्छी, बहुत अच्छी मूवी है, स्पेस पे रिलेटेड है, वो देखिए। फिर अगर सीज़न आपने कुछ स्पेस पे देखना है तो मेरे बहुत दो फेवरेट सीजन हैं स्पेस के ऊपर। वन इज़ द 100, बहुत ज़बरदस्त है, और एक है सीज़न, क्या नाम था उसका, वेल रॉबिन्सन्स का है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका नाम, चलें अगर जहन में इसका नाम आता ना तो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, फिर एक और मूवी है जो स्पेस पे बनी हुई, दैट इज़ मार्शियन। मार्शियन देखिए। अब जितनी भी मूवीज़ स्पेस से रिलेटेड देखेंगे आपको पता चलेगा, जितने भी सीजन आप स्पेस से रिलेटेड देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब भी कोई स्पेस शिप, कोई सैटेलाइट स्पेस में जाती है तो उसमें मौजूद लोग वेटलेस हो जाते हैं। वेटलेस बोले तो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है उनके लिए, वो ऐसे ऐसे हवा में तैरना शुरू हो जाते हैं। दे आर लाइक स्विमिंग इन द एयर, फ्लोटिंग इन द एयर। एयर तो नहीं है, फ्लोटिंग इन द स्पेस, हवा नहीं होती वहाँ पे, स्पेस का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। वो खला में तैरने शुरू हो जाते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, दे आर लाइक फ्लोटिंग हियर एंड देयर। तो भाई ये वेटलेसनेस कैसे आई सैटेलाइट के अंदर? सैटेलाइट में ग्रेविटी कैसे ख़त्म हो गई? ये वेटलेसनेस कैसे आ गई? उनके वेट सबके ज़ीरो कैसे हो गए? तो इस बात का ज़रा जवाब समझना, ज़रा देखिएगा। मान लीजिए कि दिस इज आवर बिलव्ड प्लैनेट अर्थ, ये हमारा बिलव्ड प्लैनेट अर्थ है, और यहाँ से बजाय यहाँ पे हम थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, उम्मीद है पीछे भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम से एक ड्रॉ करनी है, वो इस क्वेश्चन की वजह से नीचे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। दिस इज़ आवर बिलव्ड प्लैनेट अर्थ मिसाल के तौर पे, और हमने अर्थ की सरफेस के पैरेलल एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया, कुछ इस तरह से बच्चों, कुछ इस तरह से लॉन्च किया। ऑब्वियसली इसको लॉन्च किया, थोड़ी देर के बाद अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये वापस ज़मीन पे आ गिरा। हमने इसको मज़ीद ज़ोर से लॉन्च किया, मज़ीद हाई वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया, ये थोड़ी देर के बाद वापस ज़मीन पे आ गिरा। हम इसकी वेलोसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमने अगली बार मज़ीद ज़ोर से लॉन्च किया, थोड़ा सा और दूर गया, लेकिन फिर ये वापस ज़मीन के ऊपर आ गिरा।
एक वक्त आया हमने इसे इतनी हाई वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया कि इस बॉडी का प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ अर्थ के पाथ से, अर्थ के कर्वेचर से मैच कर गया, यानी कि अर्थ का कर्व और इस बॉडी के प्रोजेक्टाइल का कर्व अब एक जैसा हो गया। नाउ दिस बॉडी विल कीप ऑन टर्निंग, ये वैसे वैसे मुड़ती जाएगी जैसे जैसे अर्थ मुड़ रही है। अब ये बॉडी जो है ये अर्थ पे फॉल करना चाह रही है, लेकिन जैसी फॉल करते हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है अर्थ पे गिरने के लिए, वैसे वैसे अर्थ भी आगे से राउंड होती चली जा रही है। पॉइंट समझ रहे हैं? नाउ दिस बॉडी विल ट्राई टू फॉल ऑन अर्थ, मगर कभी भी अर्थ पे गिर नहीं पाएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट इस वक्त क्या कर रही है। ये जो सैटेलाइट मैंने आपके सामने ड्रॉ की, दिस सैटेलाइट, ये जो गोल गेंदनुमा सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट इज एक्चुअली फ्रीली फॉलिंग। ये सैटेलाइट फ्री फॉल कर रही है। जब ये सैटेलाइट फ्री फॉल कर रही है, आपने देखा कि व्हेन दिस सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग, दैट मीन्स कि इस सैटेलाइट के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी वेटलेस होंगी, बिकॉज इसी वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर एक्चुअली weightless. So that's why when certain object shot parallel, shot का मतलब फेंका जाए, shot parallel to the surface of earth such that it now freely falls on earth, यानी ये जैसे जैसे घूमना चाह रहा है वैसे वैसे अर्थ भी घूमती चली जा रही है, तो इट विल बी फ्रीली फॉलिंग, ये अर्थ के गिर्द फ्री फॉल कर रहा है। सो भाई ये फ्री फॉल कर रहा है, दैट्स वाई एवरीथिंग इन दिस विल बिकम वेटलेस, और ये अर्थ के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी एंडलेस टाइम के लिए। अब अगर आप जो मैंने सवाल लिखा पेज नंबर 118 पे आइए, सफ़ा नंबर 118 पे आइए, ज़रा भाग के आइए, जल्दी से आइए। ऑन पेज नंबर 118 सेकंड इसका जो सेकंड टॉपिक है किताब इस पेज का, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। इस टॉपिक में सेकंड पैराग्राफ से ऊपर ये सवाल लिखें, सेकंड पैराग्राफ से ऊपर ये सवाल लिखें, वाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेटलेस। इस सवाल का जवाब मार्क कर लीजिए इस सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन। टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। इसमें सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन बोले तो कंसिडर द बिहेवियर ऑफ प्रोजेक्टाइल shot parallel to the horizontal surface of earth in the absence of air friction if projectile is thrown at successively larger speeds। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड अगर बढ़ती चली जाए, if the object is thrown fast enough to the parallel to the earth surface, द कर्वेचर ऑफ पाथ विल मैच द कर्वेचर ऑफ अर्थ। बताया था कि उस प्रोजेक्टाइल का कर्वेचर और अर्थ का कर्वेचर आपस में मैच कर जाएंगे। इन दिस केस द स्पेसशिप विल सिंपली सर्कल द अर्थ। नीचे वाली पे दो लाइनें आपने इसमें मैच करनी है। द स्पेसशिप इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद द फ्री फॉलिंग रेडियल एक्सेलरेशन। इन फैक्ट द शिप इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एट ऑल टाइम्स। सो इसके बाद फुल स्टॉप लगा के आप कहेंगे दैट्स वाई द स्पेसशिप इज़ नाउ वेटलेस। ये तकरीबन 4-5 लाइनें लिखने के बाद आप एंड पे लिखेंगे नाउ द स्पेसशिप इज़ वेटलेस। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका जो काम रह गया है वो सिर्फ 2 से 3 बल्कि 1 लेक्चर का काम रह गया इस चैप्टर को ख़त्म करने का। और बाकी से कितना टाइम है मेरे पास? और तो मेरे पास जो बाकी 1 लेक्चर का और काम है, 1 लेक्चर में आपका थ्योरेटिकल काम चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। नहीं जी, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।